नमस्कार, मनी 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो आपकी सैलरी जिस बैंक में आती है, आपकी एफडी जिस बैंक के अंदर है, आपका सेविंग अकाउंट, यूपीआई, एटीएम और ज़िंदगी भर की कमाई, क्या वो सच में सुरक्षित है? जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में बैंकों में फ्रॉड की घटनाएं सामने आई हैं, खासकर बैंकों के खुद के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा, उसके बाद ग्राहकों का बैंकों पर भी भरोसा करना अब मुश्किल सा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आरबीआई अब बेहद सख्त हो गया है और एक के बाद एक बड़े और कड़े कदम भी उठा रहा है, चाहे वो बैंकों के लाइसेंस कैंसिल करने की बात हो, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो या फिर एनबीएफसीज पर एक्शन लेना हो। और अब आरबीआई ऐसा नियम लाने की तैयारी में है जिसके बाद बैंक अपनी असली फाइनेंशियल हालत जो है वो छिपा नहीं पाएंगे। अब बैंकों को सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि बैंक के ऊपर कितना रिस्क है, कितना दबाव है और मुश्किल वक्त में बैंक कितना मजबूत रहेगा ये भी बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि करोड़ों बैंक ग्राहकों के खाते, उनका पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा ये भी बताना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आरबीआई को अचानक ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? क्या देश और दुनिया में बढ़ते बैंकिंग क्राइसिस का असर अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है भारतीय बैंकिंग सेक्टर के ऊपर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करोड़ों बैंक ग्राहकों का पैसा पहले जितना सुरक्षित है? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम। प्रियंका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरनजीत। एक अहम खबर हम लेकर आए कि बैंक जो है वो अपने सिस्टम को कैसे दुरुस्त करें, इस पर आरबीआई की नज़र है। बिल्कुल, तो मैम क्या नए नियम, क्या नया प्रपोजल जो है वो आरबीआई लेकर आया है, इसको आप पहले थोड़ा सा डिकोड कीजिए ज़रा। सिमरनजीत, ये जो नियम है ना, ये पुराना नहीं है। ये धीरे धीरे ग्रेडेड तौर पर बैंक्स को लागू करने के लिए कहा जा रहा है और इसे बेसल 3 नियम कहते हैं। उसी का एक और ड्राफ्ट प्रपोजल हम देख रहे हैं। और बेसल 3 नियम बेसिकली जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं 2008 के संकट के बाद जो बैंकों में देखा गया था, आरबीआई ने तय किया कि भारतीय बैंकों को भी बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर लाया जाए और ये काम तब से ही शुरू है। और हम इसका फाइनल ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन भी अगले फाइनेंशियल ईयर से देखेंगे, पर फेज्ड वाइज जो है कदम उठा करके चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। और उसके तहत जो नया ड्राफ्ट सर्कुलर आया है, इसे कहा जा रहा है पिलर 3 डिस्क्लोजर। अब पिलर 3 डिस्क्लोजर क्या है? ये जो शब्द है ना, डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, आपके लिए, वो लोग जो बैंक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उन्हें बैंक्स को अब ज़्यादा डिस्क्लोजर देना होगा। अपने कैपिटल यानी कितना पैसा है, लिक्विडिटी, कोई भी आपातकाल की स्थिति में बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी है ताकि कोई पैसा डूबे नहीं, वो उसको, उसकी डिमांड को वो पूरी कर सकें। लोगों के लिए जो है उनके एफडी का पैसा कितना रखा गया, लोन, तो बेसिकली कैपिटल, लिक्विडिटी और रिस्क, ये 3 चीज़ें हैं। और ये 3 पिलर हैं इस पूरे ड्राफ्ट प्रपोजल के, कि भाई आपको ये तीनों बातें जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से डिस्क्लोज करनी है, अपने निवेशकों को बताना, अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स को बताना। ये नहीं कि सिर्फ रेगुलेटर को बता दिया जी हो गया काम, नहीं। अब आपको इसे डिस्क्लोज करके मुझे, आपको, जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, उन सबको ये इसकी जानकारी देनी होगी और एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में इसकी ये जानकारी इन्हें देनी है, जिसमें उनके जो की इंडिकेटर्स होंगे कि भाई कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल, यानी कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल उनका कितना है, रिस्क के वेटेड एसेट्स क्या हैं उनके पास, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो मैं अभी बता रही थी, लिक्विडिटी कितनी है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या है, यानी वो कितने लोन दे रहे हैं। तो ये जो पिलर 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये काफ़ी सख्त हैं ताकि बैंक और मजबूत बने और ट्रांसपेरेंट बने। और जब ये लग सकता है कि ये नियम तो बैंक के लिए, मेरा और आपका क्या लेना देना है, लेकिन ये नियम बैंक के लिए, पर ये आपके लिए ही फायदेमंद है कि आपको पता होगा। सोचिए अगर कल आप एक अकाउंट खोलने जाएं या एफडी करने जाएं और आप ये चेक कर सकें कि भाई इस बैंक के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये कितना स्ट्रांग है, इसके पास कितनी कैपिटल एडिक्वेसी है, ये किस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करेगा। वैसे भी बेसल में जो है ना, बेसल नियम के तहत इनको अब ज़्यादा कैपिटल मेंटेन ही करना है। तो
मेंटेन करने का रूल तो पहले से, अब बात हो रही है कि इसको उन्हें डिस्क्लोज भी करना है, उनको अपने वेबसाइट पर इसे डेडिकेटेडली जो है डिस्क्लोज करना होगा। जून 2 तक लोग इस सर्कुलर पर अपनी राय दे सकते हैं और 30 सितंबर से इसे लागू करने का इरादा रखा गया है। और एक डेडिकेटेड जो है इनको बनाना पड़ेगा, एक वेबसाइट बनानी होगी जिसमें कि ये सारी जानकारी एक ही तरीके से एक ही फॉर्मेट में दी जाए ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। इसमें एक बात ये भी है कि उन्होंने कहा कि अपनी फिनेंशियल रिपोर्ट के साथ बैंक्स को ये जारी करना है हर 3 महीने में, जो वो अपनी फिनेंशियल रिपोर्ट लाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वही बैंक जो इस तरह से अपनी फिनेंशियल रिपोर्ट लाते हैं, जो लिस्टेड कंपनियां वही लाती है ना अपनी कमाई का लेखा जोखा, सिर्फ वही है। अनलिस्टेड बैंक भी इन रूल्स के दायरे में आएंगे। और जब मैं अनलिस्टेड बैंक कह रही हूँ तो इसमें कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितने भी बैंक जो आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर आते हैं, उन सबको ये डेडिकेटेडली अपने वेबसाइट पर देना है। 10 साल का रिकॉर्ड भी उनको वहां पर मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाएगा। यानी बैंक से सीधा कहा गया, तुम बताओ कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति क्या है और इसे पब्लिक डोमेन में रखो ताकि सबको पता चले। और इसीलिए मैं कह रही हूँ नियम भले ही बैंक के लिए हैं, भला इसमें कंज्यूमर और बैंक दोनों का है। तो ऐसा नहीं है, बैंक को भी पूरी तरह से जब शुरुआत में थोड़े टीथिंग प्रॉब्लम होंगे, तकलीफ होगी, लेकिन ये दोनों के लिए है क्योंकि बैंक जब संकट के दौर से गुजरते हैं ना, तो ये उनको भी एक टैप रखने में मदद मिलेगी कि भाई क्या चल रहा है। बिल्कुल। और प्रियंका मैम, अब तक क्या होता है कि जो आम ग्राहक है बैंक के, उनको ये पता नहीं होता कि असल में बैंक की हालत क्या है। क्योंकि आप देखिए, बैंक क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अपने लाते हैं, उसमें वो बताते हैं कि भैया प्रॉफिट कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, एनपीए क्या है, ये सब चीज़ें वो बताते हैं, अच्छी अच्छी हेडलाइंस भी बना लेते हैं। लेकिन अंदर खाते क्या चल रहा है, कितने बड़े रिस्क बैंक में हो सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। और अब जो आरबीआई है वो चाह रहा है कि जो बैंकों की कमज़ोरियाँ हैं वो भी वो सामने ला कर रखें, रिस्क भी उनके ऊपर जो हैं वो सामने ला कर रखें। इससे मतलब कि ये समझा जा सकता है प्रियंका मैम कि जो आम बैंक ग्राहक हैं वो ये कंपेयर कर पाएंगे ईजिली किसी भी बैंक में अपना पैसा जमा करने से पहले, एफडी करने से पहले, कि कौन सा बैंक सबसे सेफ है और कौन से बैंक में ज़्यादा रिस्क है। बिल्कुल। सो रेगुलेटरी डिस्क्लोजर सेक्शन, ये डेडिकेटेड सेक्शन जो है बैंक्स को अपनी वेबसाइट पर दे करके ये सारी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो आप एक्चुअली में जा कर के चेक कर पाएंगे कि बैंक में क्या चल रहा है, उसको थोड़ा समझ पाएंगे, थोड़े एक्सपर्ट के जरिए, थोड़ा गूगल रिसर्च के जरिए। और आप कंसिडर कर सकते हैं कि भाई कौन सा बैंक जो है वो ज़्यादा अच्छे पोजीशन में नजर आ रहा है। ए बी सी अगर बैंक है तो ए के फाइनेंशियल्स आपको क्या बता रहे हैं, बी के, और शायद सी जो है वो सबसे कमज़ोर दिख रहा हो और बी सबसे अच्छा बैंक नज़र आ रहा हो, और ए भले ही ए मैं यूज़ करूं लेकिन वो ए ग्रेड बैंक नहीं हो। तो ये एक कंपैरिजन करने का आपको फ़ायदा जो है वो मिल जाएगा, आपको ये सहूलियत मिल जाएगी इस बेसल 3 के ज़रिए अगर इस नियम को लागू किया जाता है। अभी देखिए ये ड्राफ्ट है, अभी इस पर और राय प्रतिक्रिया मांगी है आरबीआई ने, और उसके बाद इसे सितंबर से लागू करने का इरादा रखते हैं रेगुलेटर। ओके। तो प्रियंका मैम कि आपको लगता है कि आरबीआई एक के बाद एक जिस तरीके से बड़े एक्शंस ले रहा है, चाहे हम पहले कोऑपरेटिव्स बैंक की अगर बात करें तो 2 कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, कामकाज पूरे तरीके से बंद कर दिया है। उसके बाद 2 को नोटिस दिया गया है, पेनल्टी लगाई गई है 2 के ऊपर, 150 एनबीएफसीज पर जो है उसको बंद कर दिया गया है, 150 एनबीएफसीज को, है ना, लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। तो आरबीआई को लग रहा है कि आने वाले समय में जो बैंकिंग सिस्टम है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए आरबीआई सख्ती पे सख्ती करता जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है। देखिए मैं कहूँगी कि रिस्क को कम करने की कोशिश है, और ये जो सख्ती है ये सभी के भले के लिए है, बैंक्स के लिए भी, क्योंकि हमने देखा बैंक्स जब आर्थिक संकट से गुजरते हैं, जब बैंक डूबते हैं, तो इसका हम एक रिपल इफेक्ट बहुत सारी चीज़ों पर देखते हैं। जब मैं बैंक की बात करती हूँ तो केवल वो रिटेल लोन्स और रिटेल कंज्यूमर ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारोबारी उससे जुड़े रहते हैं, एमएसएमईज, छोटे कारोबारी जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए ये बैंकों को भी आर्थिक संकट को आइडेंटिफाई करने का जो है वो सिग्नल यहाँ से मिल सकता है। और
जो कंज्यूमर हैं, जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, या वो लोग जो बैंक में अपना पैसा एफडी के जरिए रख रहे हैं, आरडी के जरिए रख रहे हैं, उन्हें भी पता होगा बैंक की स्थिति क्या है। आप लोन ले रहे हैं तो भी आपको पता होगा क्या है। तो सबसे पहले बेसल 3 में यही है कि ज्यादा कैपिटल रखना है, 12.5%, और इस 12.9%, और इस 12.9% के अलावा जो है उनको 2.5 ये एसेट्स रखने की, कभी भी अगर पैसे अचानक से देने की जरूरत आ जाए तो वो अवेलेबिलिटी हो। तो ये जो नियम है ना, ये एक तरह से पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए है, ताकि ग्राहक को पता हो कि बैंक में अंदर क्या चल रहा है। वो अंदर की बात जो है वो केवल कुछ ही लोगों को नहीं पता हो, जबकि सबको पता हो कि अंदर क्या चल रहा है। सिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि रिस्क कितना वो ले रहे हैं। फिर जितना कैपिटल है, एक हिस्सा है कि कैपिटल कितना रख रहे हैं, और एक हिस्सा है कि कितनी लिक्विडिटी है, जब तुरंत पैसे की जरूरत पड़े तो उसकी आपूर्ति करने में बैंक कितने सक्षम होंगे। तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हम देखेंगे कि बैंकिंग का जो सिस्टम है ना वो सुरक्षित बनेगा। करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, वहां पे पैसे हैं, और हम देखते हैं जब एक कोऑपरेटिव बैंक जब डूबता है और बंद होता है, आरबीआई जब उनको बंद करते हैं, तो किस तरह से लोगों की कतार लग जाती है अपने पैसा पाने के लिए, कितनी डर, कितनी खौफ लोगों की नजरों में रहती है। और इन सब से ही निपटने के लिए भाई इतना कैपिटल बैंक को अलग रखना ही होगा। अगर वो उनको बैंक के डूबने की स्थिति आती है तो वो पैसा तुरंत वो ग्राहक को दे सकते हैं। ये ना हो कि फंड्स तो भाई इधर उधर चले गए, तो कुछ पैसा हमेशा बैंक्स को अब अलग रखना होगा, और वो कुछ पैसा जो है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है, 12.9%, प्लस उसमें कुछ 2.5% पैसा ऐसा होगा जो कि तुरंत 2.5 लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए होगा, जो एसेट्स के जरिए जैसे वो तुरंत बेच करके लोगों को उनका पैसा पहुंचा सकेंगे। तो मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। बैंक हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक बहुत सारी खामियां, बहुत सारे लूप होल्स रहे हैं, और 2008 में ये तय किया गया कि हम बेसल नियम जो ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड है उनको लागू करेंगे, और उसी दिशा में जो है ये कदम हम उठते हुए देख रहे हैं। तैयारी पूरी है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, लोगों को पता चले कि भाई बैंक कितने रिस्क ले रहा है, कहीं उसका जो लोन है वो उसने बहुत ज़्यादा रिस्की लोन्स तो नहीं दे दिए, और इन सबको ना एक टेम्पलेट में बताना है, एक ही तरीके में। सिमरनजीत का अगर एक बैंक है और प्रियंका का एक बैंक है, तो मैं जो डिटेल्स दूंगी और सिमरनजीत हमारी वर्डिंग्स एक जैसी होगी, हम एक ही फॉर्मेट में वो डिटेल्स दे रहे होंगे लोगों को, आसान फॉर्मेट में जो लोगों को समझ में आए। और अगर कोई वेरिएशन है, मान लीजिए 1 महीने जब मैंने डाला उसमें और उसके 2 महीने बाद उसमें बहुत वेरिएशन है, बहुत चेंज है, तो मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। यानी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश है, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है, और मुझे लगता है कंज्यूमर के हाथ में एक बड़ा पावर कि वो समझ सके कि बैंक में चल क्या रहा है। तो एक तरीके से मैम ये भी कहा जा सकता है कि जो आरबीआई है वो इनडायरेक्टली बैंक्स को वार्निंग दे रहे हैं कि भैया अब ये जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ढिलाई नहीं चलने वाली, आपको अपना सिस्टम दुरुस्त किया जाना चाहिए। सिस्टम टाइट हो रहा है। मैं तो कहूंगी ये जो बेसल 3 नियम है ना, एकदम जो है बैंकों को जो है सीट बेल्ट की तरह उनको बांध दिया जाएगा, और इसमें सीट बेल्ट जब लगता है तो केवल पैसेंजर ही नहीं सेफ होता है, जो ड्राइवर है वो भी सेफ होता है, ठीक है। अगर क्रैश होता है तो पैसेंजर के लिए भी ये सेफ्टी का काम करेगा, और ड्राइवर के लिए भी सेफ्टी का काम करेगा। और इसी तरह जो है ना एक बढ़ते हुए देश के बैंकिंग सिस्टम को होना चाहिए, नियम सख्त होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और यही करने की कोशिश है। मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छा मूव है। स्पेशली सिमरनजीत, मैं और आप ही इतनी बार बात कर चुके हैं, जिस तरह से बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, जिस तरह से एक तो साइबर अटैक्स हो रहे हैं बाहर से, दूसरा माइथोस का डर सता रहा है, तीसरा बैंक के अंदरूनी स्टाफ किस तरह से खेल माइथोस से भी बड़ा खतरा वो हो सकता है। और ऐसे में आपके सिस्टम जब दुरुस्त हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आंख के सामने है, तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो आपको लगता है कि आरबीआई जो ये ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहा है, इसके बाद कई बैंक ऐसे भी निकल सकते हैं जिसको देखकर ग्राहक डर भी सकता है कि भैया ये तो हालत ज्यादा ही खराब है बैंक की, हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल, यही तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही ये है, बिल्कुल, कि वो सामने आएंगे। और ये भी हो सकता है कुछ, हम ये भी इस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना होगा कि भाई इसके बाद बैंकों को जब ज्यादा कैपिटल अलग रखना होगा तो वो कहां से लाएगी कैपिटल, तो आपके लोन की ईएमआईज को हम बढ़ते हुए देख सकते हैं।
एफडी में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं ताकि लोग अपना पैसा उनके पास ज्यादा रखें। ऑलरेडी अभी बैंक इन डिपॉजिट्स को लेकर के बहुत स्ट्रगल कर रही है। जो डिपॉजिट टू क्रेडिट रेशियोज में क्रेडिट का पलड़ा भारी है, खूब सारा जो है लोन दे रही है बैंक, पर उसको सर्विस करने के लिए उनका डिपॉजिट कम है। तो अब बैंकों को जब ज्यादा पैसा रखना है, पहले जहां उन्हें, बस फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, जो पहले जहां उन्हें मान लीजिए 10 रुपए रखने थे, अब उन्हें अगर 20 रुपए रखने, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा वो कहाँ से आएंगे? उसके लिए भी तो उसे इंतजाम करना होगा। तो शॉर्ट टर्म में ये पेन हो सकता है कि हम इंटरेस्ट रेट को, होम लोन जो वो सर्विस करते हैं, जो भी लोन्स को बैंक्स, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वो कॉस्ट ले रहे हों। इंटरेस्ट रेट तो भाई आरबीआई रेगुलेट करता है, वो नहीं कर सकते, तो उसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट होती है, उसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो होती है, उसको बढ़ाते हुए बैंक देख सकते हैं। तो इसके लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन हाँ, एफडी करने वालों के लिए तो अच्छी खबर है, उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। आरडी करने वालों को ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। हो सकता है कि बैंक्स जो पैसे हम डिपॉजिट करते हैं सेविंग्स अकाउंट में, यानी वो पैसा जो ना एफडी होता है, वो बस हमारे अकाउंट में जो एक्स्ट्रा पैसा जो पड़ा रहता है उस पर भी तो हमें ब्याज मिलता है, उसको भी हम बढ़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि बैंकों को अपनी कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब देखते हैं प्रपोजल पर अभी कुछ बैंक्स भी अपना रुख रखेंगे। मैं यही आपसे अगला सवाल करने वाला था, हालांकि आपने आंसर दे दिया कि एक सीधा फ़ायदा जो आरबीआई नए नियम लेकर आ सकता है, इसका सीधा फ़ायदा सैलरी अकाउंट रखने वालों को, सेविंग अकाउंट रखने वालों को, या जो करोड़ों लोग एफडी करते हैं, उनको एक सीधा फ़ायदा इस नए नियम से क्या होगा मैम? उनको यही फायदा होगा कि बैंक को अब ज्यादा पैसे जो है उनको साइड में अलग करके दिखाना है आरबीआई को नियमों के तहत, और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करनी है, तो वो आपकी एफडी में आपको ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। आप जो पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं जिस पर हमको ज्यादा रिटर्न मिलने की अब उम्मीद बढ़ सकती है, अभी तो बहुत कम कर दिया, ऑलमोस्ट 1 से 2% आपको वहां पर इंटरेस्ट मिलता है जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहता है, पहले से ज्यादा मिलता था। अब लोग इसलिए बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं रखते, या तो उसे एफडी कर देंगे या उसे निकाल करके कहीं और इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं कि भाई वहां पे रखा हुआ पैसा किस काम का है, तो जरूरत भर पैसा रखो। लेकिन हो सकता है कि वो सेविंग बैंक अकाउंट में भी हम देखें कि थोड़ा सा इंटरेस्ट वहां पे भी एस्केलेट होता हुआ नजर आए। फिक्स डिपॉजिट में तो मुझे लगता है बैंक जिस तरह से डिपॉजिट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास पैसा जमा नहीं कर रहे हैं लोग उस तादाद में, क्योंकि अब हम जिस तरह का एक फाइनेंशियलाइजेशन देख रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि दूसरी जगह पे जाकर के पैसे रखेंगे तो बेटर रिटर्न मिलेगा। तो हो सकता है एफडी को भी थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आए, क्योंकि मुझे लगता है बैंक के फिक्स डिपॉजिट हमारे देश में इन्वेस्टर्स की पहली पसंद है, उन्हें सेफ लगता है, उनको लगता है अश्योर्ड रिटर्न है, इतना रिटर्न तो मिलेगा ही। तो बैंक के लिए ये लो हैंगिंग जो है फ्रूट है कि बैंक की एफडी में वो थोड़ा सा रिटर्न जो है वो बढ़ाते हुए नजर आए, क्योंकि फायदा दोनों का है। बिल्कुल, इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा और बैंक को ज्यादा पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा प्रियंका मैम, कि क्योंकि बात करोड़ों खातों की है, लोगों के जमा पूंजी की है, जो उनकी खून पसीने की कमाई का पैसा है। माइथोस की बात कर रहे हैं कि माइथोस जैसी जो एआई टूल्स है बड़ा खतरा है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि बैंकों के जो खुद के कर्मचारी अधिकारी हैं वो मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं। आपने जिक्र भी किया, और 2-3 दिन पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा का एक केस आया जिसमें बैंक के ही एक कर्मचारी ने 8 करोड़ 70 लाख का फ्रॉड कर दिया, वो भी आरबीआई की करेंसी चेस्ट से। बताइए, सीधे आरबीआई से डाका डाल दिया उसने इनडायरेक्टली। बिल्कुल। तो ऐसे में मैम सवाल ये है कि जो आम ग्राहक हैं उनका भरोसा कैसे कायम होगा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर? इसीलिए तो जहां से हमने इस कॉन्वर्सेशन की बात शुरू की थी, इसीलिए डिस्क्लोजर्स को कड़ा किया जा रहा है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी लाने की कवायद है। बेसल 3 के जो नियम हैं, बेसल 3 नॉर्म्स भी इन्हें कहते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आपको दिखता रहेगा। इन चीज़ों को ही टैकल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और अभी सिमरनजीत जिस खबर की को बता रहे थे, जिसमें करेंसी चेस्ट, आरबीआई की करेंसी चेस्ट से पैसा निकला है, ये जो फ्रॉड है ये कैसे हुआ है और ऐसे फ्रॉड कैसे होते रहते हैं, उस स्टोरी का लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में दे देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है इट्स अ मस्ट वॉच। अगर आप बैंक यूज करते हैं, बैंक में आपका अकाउंट है, आपकी एफडी है, तो ये स्टोरी उनको जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में हम अपनी उस जो कन्वर्सेशन हुई थी, डिस्कशन हुई थी, उसका लिंक हम ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो जो लोग देखना चाहें उस स्टोरी को कि किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी नहीं, जॉइंट कस्टोडियन थे का पदभार संभाल रहे थे, वो
कैसे उन्होंने 8 करोड़ 70 लाख का आरबीआई के करेंसी चेक से फ्रॉड कर दिया, ये पूरी डिटेल आपको हमारी उस वीडियो में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, अपना कीमती समय निकालकर इस पूरे मुद्दे पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।